मेरा नाम अनिकेत है। मेरी ताई जी ने घर में एक बड़ी सी पार्टी रखी हुई थी इस खुशी में, क्योंकि उनका बेटा अमेरिका से डॉक्टर बनकर घर आ रहा था। और मैं जो बचपन से ही अपनी ताऊ जी के रहमो करम पर था, मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। मैं सारी रात किताबें पढ़ता रहता था। और आज जब मेरी ताई जी ने घर में सब लोगों को इनवाइट किया था, तो वो गर्व से अपने डॉक्टर बेटे की कामयाबी के किस्से सबको सुना रही थी। अचानक सब लोग दरवाजे की तरफ फूलों के हार लेकर दौड़े थे, ताकि पार्टी में आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर का वेलकम कर सके। भावना त्रिपाठी, जो कि मेरी ताई जी थी, वो भागी भागी दरवाजे पर आई। जब उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को देखा तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तो मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा हुआ था और मुकेश को देख रहा था, जो आज घर में बड़ी खुशी के साथ उछलता फिर रहा था। आज उसकी भी बर्थडे थी और मेरी भी बर्थडे थी, लेकिन हम दोनों में फ़र्क किया जा रहा था। लेकिन मेरी ज़ुबान बिल्कुल बंद थी। मुझ में बहुत सब्र था। मुझे पता था कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं थी जो मुझे अहमियत दी जाए। मैंने खुद पर काबू पाया था और खामोशी से सब कुछ देखता रहा। मैं बाहर आ गया और गार्डन में बैठ गया था। आज मैं और मुकेश दोनों ही 10 साल के हो गए थे। मुकेश का एडमिशन एक महंगे स्कूल में करवाया गया था, लेकिन मेरे लिए इस घर में बात भी नहीं होती थी। मैं भी पढ़ना चाहता था, कामयाब होना चाहता था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदासी में डूबा हुआ था। मैं उस समय बच्चा था और बच्चों के दिल में अक्सर दूसरे बच्चे की चाहत पूरी होते हुए देखकर ख्वाहिशें जागने लगती हैं कि हमारी भी चाहतें इसी तरह से पूरी हों। मगर हर एक की किस्मत एक जैसी नहीं होती। कुछ को सिर्फ तरसती हुई नज़रों से ही सब कुछ देखना पड़ता है और अपने दिल को मारना पड़ता है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक मुझे मेरे नाम की पुकार सुनाई दी थी। मैंने पलटकर देखा तो ताई जी मेन दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मैं खामोशी से उनके पास चला गया था। अभी मैं उनसे कुछ कहता, इससे पहले ही वो कहने लगी, अनिकेत, बेहतर होगा आज रात तुम इसी तरह घर से बाहर रहना। आज मेरे बेटे की बर्थडे है। मेरे सारे रिश्तेदार और मेरे भाई बहन भी आएंगे और दोस्त वगैरह भी आएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती हो। मैं किसी से भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाना चाहती हूँ। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम घर से बाहर रहो और ज़्यादा मुकेश में घुसने की ज़रूरत नहीं है। उससे तो आज बिल्कुल दूर ही रहना। तुम्हारी इन फिजूल हरकतों की वजह से वो भी बिगड़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी संगत का असर मेरे बेटे पर भी पड़े। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बेहद दुखा था। उनकी बातें बुरी तरह मेरे दिल को चीरकर रह गई थी। कहने को तो उन्होंने बहुत साफ शब्द नहीं कहे थे, लेकिन आज मेरी बर्थडे थी। हर इंसान की तरह आज मैं भी अपनी बर्थडे के दिन खुश होना चाहता था, क्योंकि जन्मदिन का दिन तो हर इंसान के लिए स्पेशल दिन होता है, लेकिन हर इंसान को सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मैंने इस बात को दिल ही दिल में स्वीकार कर लिया था और ताई जी से कहा कि ठीक है ताई जी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं मुकेश से दूर रहूँगा। ताई जी तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन मैं वापस बाहर आकर बैठ गया था। कब मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे, मुझे कुछ पता ही नहीं चला था। मेरे पैदा होने के बाद मेरे माता और पिता दोनों में हर रोज झगड़ा रहता था। मेरी माँ की चाहत थी कि उनकी पहली संतान बेटी होती, लेकिन बदकिस्मती से इस दुनिया में मैं आ गया था। आज के दौर में और पुराने दौर में लोग बेटे के जन्म पर खुश होते थे, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे पैदा होने पर खूब नाक मुंह बनाए थे। उनमें से कोई भी मेरे जन्म पर खुश नहीं हुआ था। मेरे माता पिता हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ा करते रहते थे। मेरे पिता तो फिर भी मेरे हिस्से का बोल लेते थे और माँ से कहते थे कि तुम्हें क्या हो गया है, हमारे घर में बेटे ने जन्म लिया है, तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए। अरे बेटों के लिए तो लोग तरसते रहते हैं, तुम क्यों बुरा मान रही हो। इस पर मेरी माँ हमेशा एक ही बात कहती थी कि अगर दिल की तमन्ना पूरी ना हो तो ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा। मुझे तो वो दोनों घर की नौकरानी के हवाले करके जाया करते थे। नौकरानी ही मेरे सारे काम करती थी और मैं धीरे धीरे उस नौकरानी का आदी भी हो गया था, क्योंकि मेरे माता पिता को तो इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो अपने बेटे का ध्यान रख सकते। मैं उस नौकरानी को ही अपनी माँ मानने लगा था। वैसे तो ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ था, इज्जत, मेरे पिता की दौलत, और भी उनके पास काफ़ी कुछ था। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया था। हमारे यहाँ किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो थी ऊपर वाले का धन्यवाद करने की कमी। मेरे 6 महीने का होने के बाद मेरी माँ दोबारा से गर्भवती हो गई थी,
लेकिन उनका दिल मेरे जन्म के बाद इतना खट्टा हो गया था कि वो दूसरी औलाद चाहती ही नहीं थी। पापा के साथ वो अस्पताल में अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म करवाने के लिए चली गई थी, लेकिन फिर दोबारा वो दोनों कभी वापस ही नहीं आए थे। अस्पताल से वापस आते हुए उन दोनों की गाड़ी का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई थी और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके थे। पहले ही वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते थे और फिर उन दोनों की मौत भी हो गई थी। मैं इतना छोटा था कि मेरा ख्याल नौकरानी रखती थी और उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि भले ही मेरे माता-पिता मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन उनका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ था। अब वो नाम भी इस दुनिया से मिट चुका था क्योंकि उन दोनों की मौत हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि सिर्फ 6 महीने की उम्र में मेरे साथ क्या हो चुका है। हमारे सबसे करीब मेरे ताऊजी थे, जो मेरे पापा के बड़े भाई थे। धीरे-धीरे उन्होंने मेरे पापा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका भाई और उसकी पत्नी की मौत हो गई है और बच्चा सिर्फ 6 महीने का है। आगे पीछे कोई भी नहीं है। इसलिए उन्होंने चालाकी से मेरे माता-पिता की प्रॉपर्टी को हथिया लिया। तब मुझे कोई होश ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मुझे तो अभी भी ये पता नहीं था कि मेरी तकदीर ने मेरे साथ क्या कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने मेरे पापा का बिजनेस बेच दिया था और जितना पैसा उन्हें मिला था, वो पैसा उन्होंने अपने बिजनेस में लगा दिया था। कहने को तो उनके पास भी ऊपर वाले का दिया सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनकी नियत मेरे पिता की जायदाद पर पड़ी हुई थी और वो ऐसा करने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद उन्होंने हमारे घर और गाड़ियों को बेचा था और कानूनी तौर पर मेरी कस्टडी भी अपने हाथ में ले ली थी। यही वजह थी कि सब कुछ उन्हें खुद ही मिल गया था। एक अमीर पिता का बेटा होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी किसी वॉचमैन के बेटे से भी बदतर हो गई थी। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजरता जा रहा था। वो नौकरानी जिसे मेरे माता पिता ने मेरा ख्याल रखने के लिए रखा था, वो उनके मरने के बाद भी पूरे 3 साल तक मेरा ख्याल रखती रही थी। उसने मुझे 3 साल तक पाला था और फिर ताऊजी ने उसे काम से निकाल दिया था, क्योंकि वो सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर रही थी और उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। दिन में सिर्फ 1-2 बार मुझे खाना मिलता था। न किसी को मेरे कपड़ों की फिक्र होती थी, न किसी को मेरे खाने पीने की फिक्र हो रही थी। किसी को मेरा होश ही नहीं था कि मैं किस हालत में हूँ। कभी होश आ जाए तो मुश्किल से घर का कोई नौकर मुझे देखकर मेरा थोड़ा बहुत ख्याल कर लिया करता था। मेरे हाथ मुंह धुलाकर मुझे कपड़े पहना दिया करता था और खाना खिला दिया करता था। यह हर रोज की ही कहानी थी। देखते ही देखते मैं बड़ा हो गया था। ताऊ जी का बेटा मुकेश भी मेरी ही उम्र का था। उसे ताई जी ने 6 साल की उम्र से ही स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था। मैं भी स्कूल में जाकर पढ़ना चाहता था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी ताऊ जी से। उनसे कहा था, ताऊ जी, मैं भी स्कूल में जाकर पढ़ना चाहता हूँ, एक काबिल इंसान बनना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरा भी एडमिशन करवा दीजिए। लेकिन ताई जी ने साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि हमारे पास फिजूल के पैसे नहीं हैं और जो बात ताई जी कह दिया करती थी, वो मेरे ताऊ जी के लिए पत्थर की लकीर होता था। ताऊ जी तो कभी-कभी मेरे लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी कर भी दिया करते थे, लेकिन बीच में ताई जी आकर उन्हें रोक लेती थी। यही वजह थी कि मैं 10 साल का हो गया था, लेकिन मेरे पास पढ़ाई के नाम पर कोई भी शिक्षा नहीं थी। मेरे लाख रिक्वेस्ट करने के बाद भी मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवाया गया था और उनके बेटे की पढ़ाई शुरू भी हो गई थी। अभी मुझे वहां बैठे हुए कुछ देर ही गुजरी थी जब अचानक मेरे बराबर में ताऊ जी आकर बैठ गए थे। मैं फौरन उनके सम्मान में खड़ा होने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ थामकर बोले, बेटा, मुझे पता है और याद भी है कि आज तुम्हारी भी बर्थडे है, लेकिन देखो बेटा, हालात के मुताबिक मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। तुम अपनी ताई जी को तो जानते हो ना कि वो गुस्सा हो जाएगी, तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की चाहत को पूरी कर रहा हूँ। आज मैंने सोचा कि तोहफे के रूप में मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश ही पूरी कर देता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से उनकी तरफ ध्यान देने लगा था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की बात कर रहे हैं। कुछ देर तक तो वो खामोश रहे थे और फिर धीरे से मुझे देखते हुए बोले, अनिकेत, मैंने तुम्हारा एडमिशन यहाँ के एक सरकारी स्कूल में करवा दिया है। तुम कल से स्कूल चले जाना। शाम तक तुम्हें नौकर किताबें, बैग और यूनिफॉर्म वगैरह लाकर दे देगा। अब देखो, मुझे वहाँ से कोई शिकायत ना मिले और ना ही मैं किसी पेरेंट्स मीटिंग में जाऊँगा।
मैं बिजनेस की वजह से बिजी रहता हूँ और मेरी भी अपनी कोई इज्जत है। भला मैं सरकारी स्कूल में जाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, बल्कि मैं तो ऐसे सरकारी स्कूलों के पास से गुजरना भी अपनी इंसल्ट समझता हूँ। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी ताई जी को बड़ी मुश्किल से समझाया है तुम्हारे एडमिशन के लिए, वरना वो तो मान ही नहीं रही थी। उसे भी मैंने मनाया और तुम्हारी खातिर आज मैं उस सरकारी स्कूल के अंदर भी गया तुम्हारे एडमिशन की बात करने के लिए। अनिकेत, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? उनकी बात सुनकर मैंने फौरन उनका हाथ थाम लिया था और उनका हाथ चूम कर कहने लगा, ताऊ जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज आपने मेरे लिए क्या किया है। इस तोहफे को मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकता जो आपने मुझे दिया है। मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। ताऊ जी ने मुझे आज जिंदगी की वो खुशी दे दी थी जिसके लिए मैं बेहद तरस रहा था। मैंने कहा, ताऊ जी, मैं हमेशा और हर प्रार्थना में आपकी कामयाबी के लिए मनोकामना करता रहूंगा। ऊपर वाला आपके लिए हर आसानी पैदा करे। जबकि वो मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, अगर तुमसे तुम्हारी ताई जी पूछे कि एडमिशन किसने करवाया है, तो तुम घर के चौकीदार का नाम ले देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी ताई जी को यही बताया है। बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं जी बोलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। मैं बहुत खुश था, जबकि वो अंदर चले गए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गार्डन में झूम झूम कर नाचूं। मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता। काफी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा था और अपनी खुशी को मनाता रहा था, और फिर भागकर चौकीदार अंकल के पास ही गया था। घर के सारे नौकरों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे साथ वो अच्छा व्यवहार रखते थे, क्योंकि सब मुझे छोटी उम्र से ही जानते थे और मैं भी उनके साथ बहुत नरमी से पेश आता था। मैंने जाते ही चौकीदार अंकल को गले से लगा लिया था। वो मेरी खुशी देखकर कहने लगे, क्या हो गया है बेटा, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैंने उनका हाथ थाम लिया था और बोला कि अंकल, आपको पता है, आज मेरे स्कूल में एडमिशन हो गया। आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। चौकीदार अंकल कहने लगे कि बेटा, सरकारी स्कूल में हुआ है ना एडमिशन, साहब के बेटे की तरह प्राइवेट स्कूल में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, ये तो मैं जानता हूँ। उनकी बात सुनकर मैंने इनकार में सर हिला दिया था और उनको देखते हुए बोला, अंकल, मैंने कहीं सुना था कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल मायने नहीं रखता, बात शिक्षा की होती है, और अच्छी शिक्षा हासिल करके इंसान कहीं से भी कामयाब बन जाता है। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मुझे सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया है, प्राइवेट में नहीं। मैं ऐसे ही खुश हूँ कि मुझे अब शिक्षा तो मिलेगी। मेरा ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने मुझे खूब आशीर्वाद दिया था और कहा था कि बेटा, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजरता जा रहा था। रात होते ही घर में एक तूफान आ गया था। मुकेश की बर्थडे पार्टी नहीं, बल्कि ऐसा लगता था कि ताई जी की पार्टी है। उनकी सारी सहेलियां, उनके रिश्तेदार और उनके परिवार वालों की घर में भरमार थी। हर तरफ शोर ही शोर हो रहा था, जबकि मुकेश एक तरफ बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा था। मेरा दिल किया कि मैं मुकेश के पास जाकर बैठ जाऊं, लेकिन ताई जी की कही गई बात मुझे याद आ गई थी। जिस तरह उन्होंने मुझे जलील किया था, मैं वो किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकता था। इसलिए खामोशी से जाकर बाहर एक कोने में बैठ गया था। लगभग रात के 1:30 बजे मेहमान अपने अपने घरों को रवाना हुए थे और जब तक मैं वहीं गार्डन में मौजूद घास पर लेटा हुआ सो चुका था, मुझे एक नौकर ने जबरदस्ती उठाया था और फिर अंदर ले गए थे। मुझे एक स्टोर रूम जैसा कमरा दे दिया गया था, जहां मैं अपनी जिंदगी बचपन से ही गुजार रहा था। मैं बिस्तर पर जाकर लेटा ही था और मुझे नींद भी आ गई थी। अगली सुबह मेरी आंख एक नौकरानी के उठाने पर खुली थी। वो हाथ में यूनिफॉर्म, बैग, किताबें और जूते लेकर खड़ी हुई थी। मैं फौरन उठकर बैठ गया था। वो सामान मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अनिकेत बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए चौकीदार ले जाएगा। सामान साहब ने भेज दिया है। मैंने सामान की तरफ देखा तो मेरी आंखें भर आई थी। जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो लगता था कि मैं कभी शिक्षा हासिल कर ही नहीं सकूंगा, लेकिन आज मेरा ये सपना साकार होने जा रहा था। मैंने जल्दी से अपनी आंखों को साफ किया था और नौकरानी को थैंक यू बोलकर वॉशरूम में चला गया था। नहा धोकर मैंने कपड़े बदल लिए थे और टाई वगैरह लगा ली थी। स्कूल बैग पहनकर मैं बाहर आ गया था। इस बात से बेखबर था कि मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है। मैंने सरकारी स्कूल का यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था। ब्लू कलर की पैंट और वाइट कलर की शर्ट और गले में टाई थी।
जबकि मुझसे अलग उनका बेटा सफ़ेद पैंट शर्ट में मौजूद था और बेहद ही स्मार्ट लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी ऊपर वाले ने मुझे हमेशा उससे बढ़कर ही रखा था। मैंने करीब जाकर ताऊ जी को नमस्ते किया था और उनके पैर छुए थे, तो मेरी ताई जी ने अचानक ही मेरी टाई खींच ली और बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें पढ़ने का? जाओ जाओ, सरकारी स्कूल में पता चल जाएगा वहाँ की व्यवस्था कैसी होती है। तुम्हारा जो दिमाग चल रहा है ना, मैं तुम्हें शाम को बताऊंगी। और उस चौकीदार का तो मैं अच्छे से बंदोबस्त करती हूँ, जिसने मेरी इजाज़त के बिना ये कदम उठाया। मैंने घबराई हुई नज़रों से ताऊ जी की तरफ देखा था, जो मुझे आंखों ही आंखों में जाने का इशारा कर रहे थे। मैं बिना कुछ कहे बाहर की तरफ बढ़ गया था। मैं बाहर आया तो चौकीदार अंकल ने झुककर मुझे प्यार किया था। उन्होंने एक 50 रुपए का नोट मेरे हाथ में थमा दिया था और मेरे बालों को ठीक करते हुए बोले, 2 घंटे बाद ब्रेक होगा, बच्चे चीज़ खरीदेंगे, तुम भी इन पैसों से चीज़ खरीद कर खा लेना और अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ाई में खूब ध्यान लगाना और गलत बच्चों से सावधान रहना, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत तेज़ होते हैं। किसी से भी उलझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबके साथ अच्छे बर्ताव करना। उनकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया था। चौकीदार अंकल के साथ ही मैं स्कूल की तरफ बढ़ गया था। एक मामूली सा रास्ता तय करने के बाद मैं स्कूल पहुंच गया था। वो मुझे एक बार फिर से नसीहत करते हुए बोले, देखो बेटा, अपने आप को बचाकर रखना और किसी भी बच्चे से बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, फालतू बातों पर नहीं। अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन देना जिस तरह तुम अपनी ताई और ताऊ जी के सामने देते हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम एक दिन ज़रूर कामयाब बनोगे। उनकी बात सुनकर मैंने उनको थैंक यू बोला था और फिर अंदर चला गया था। वो स्कूल नहीं बल्कि एक अजीब सी भूल भुलैया थी। इतना बड़ा स्कूल मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा था। इतना बड़ा कॉरिडोर जिसमें सैकड़ों बच्चे थे। एक तरफ क्लासेस बनी हुई थी तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और भी न जाने क्या क्या मौजूद था। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया था। मुझे अब टेंशन होने लगी थी कि मेरा किस क्लास में एडमिशन करवा दिया गया है। मुझे तो सिर्फ यूनिफॉर्म, बैग और बुक्स ही थमा दी गई थी। ये तो बताया ही नहीं गया था कि मैं किस क्लास का स्टूडेंट हूँ। कुछ लम्हे के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। किताबों पर लिखा हुआ होगा कि मैं किस क्लास में दाखिल करवाया गया हूँ। मैंने फ़ौरन किताब निकाली तो सामने पहली क्लास लिखी हुई थी। मैंने फ़ौरन ही एक बच्चे से बातचीत करने की कोशिश की और सहमी सहमी आवाज़ में बोला कि यहाँ पर पहली कक्षा कौन सी है। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो। मैंने ज़ोर शोर से सर हिला दिया था जब अचानक वो मेरे बालों को बिगाड़ते हुए बोला कि यहाँ पर बचकर रहना, बहुत ही शातिर बच्चे हैं। क्या? मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। दाईं तरफ जाकर सामने को कमरा है, वही तुम्हारी कक्षा है और अगर तुम उस कक्षा से बाहर आए तो याद रखना, टीचर तुम्हें बहुत मारेगी। मैंने जी बोला था और उसके बताए हुए रास्ते पर ध्यान देते हुए चलना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ लम्हे के बाद मैं एक वॉशरूम के सामने खड़ा हो गया था। मेरे दिमाग में अब कई तरह के ख्याल आ रहे थे। उस बच्चे ने कहा था कि जो कमरा सामने आए वही तुम्हारी कक्षा है। अगर मैं वहां नहीं गया तो टीचर मुझे मारेगी। लेकिन मैंने फौरन ही अपना दिमाग झटक दिया था। मुझ में इतनी समझ जरूर थी, मेरे साथ मजाक किया गया है। स्कूल ऐसा नहीं होता। मुकेश और मेरी नहीं बनती थी, मगर इसके बावजूद भी मुकेश मुझे अपने स्कूल की बातें चिढ़ाने के लिए बताता रहता था और उसने मुझे बताया था कि हमारे क्लास में बैठने के लिए काफ़ी कुर्सियाँ होती हैं। फिर मैं वॉशरूम से बाहर आ गया था और अब मैंने एक औरत से बात करने की कोशिश की थी और बहुत इज्जत और नरमी से बोला था, मैडम, मेरी क्लास कौन सी है? मैं यहाँ नया स्टूडेंट हूँ, पहली क्लास का। उन्होंने मुझे हैरान होकर देखा था। वो कहने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं खामोश रहा था और फिर हिचकते हुए बोला कि जी, मेरा नाम अनिकेत है। मेरा कल ही यहाँ पर एडमिशन हुआ है। मेरे ताऊजी ने करवाया है। वो बोली कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हो। यहाँ सरकारी स्कूल में कैसे आ गए? वो मुझे अपने साथ चलने का इशारा करके धीमी आवाज़ में बोली थी। कुछ लम्हे दोबारा से मैं खामोश हो गया था, लेकिन उनके जवाब करती हुई निगाहों को देखते हुए बोला कि मेरे ताऊजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, गौरव त्रिपाठी जी। मैं उनका भतीजा हूँ। मेरे पिता सुशील त्रिपाठी, वो भी एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी ताई जी को मैं पसंद नहीं हूँ, इसीलिए मेरी शिक्षा उन्होंने प्राइवेट स्कूल में करवाने के बजाय मुझे सरकारी स्कूल में लगा दिया है। लेकिन मैडम, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। आप मुझे मेरी क्लास तक पहुंचा देंगी। मैं एक बच्चे से रास्ता पूछता हुआ यहाँ तक आया था, लेकिन उसने मुझे बहुत दूर वॉशरूम के रास्ते पर पहुंचा दिया था। उसने कहा था कि जो कमरा सामने हो वही चले जाना। अगर बाहर आया तो टीचर मारेगी। लेकिन इतनी समझ तो मुझ में है, अगर मैं वॉशरूम के अंदर बैठा रहता तब मुझे टीचर मारती, इसके अलावा नहीं। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई थी और कहने लगी कि यहाँ तुम्हें हर बच्चा तंग करेगा क्योंकि तुम बहुत शरीफ लग रहे हो। लेकिन देखो, किसी भी बच्चे से ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें महसूस हो कि कोई बच्चा तुम्हारे मिजाज का ही है और तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, तभी तुम उसके साथ दोस्ती करना, वरना ज़रूरत नहीं है। ये रही तुम्हारी क्लास और अब तुम अंदर जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करो। वो एक क्लास के सामने रुककर सामने की तरफ इशारा करने लगी थी, जबकि मैं उनको थैंक यू बोलकर अंदर चला गया था। अंदर पढ़ने के लिए कोई कुर्सी या डेस्क वगैरह नहीं थी, बल्कि ज़मीन पर दरी बिछी हुई थी और बच्चे खामोशी से बैठे ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दे रहे थे। मेरा दिल किया कि मैं सब बच्चों को हेलो करूं, लेकिन टीचर के कहने के मुताबिक एक तरफ जाकर बैठ गया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि क्या उन्होंने मुझे ठीक क्लास में पहुंचा दिया है। मुकेश ने तो बताया था कि क्लास में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कुर्सियां होती हैं, टीचर की डेस्क होती है, वाइट बोर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर बोर्ड तो ज़रूर था, लेकिन ब्लैक कलर का था। कमरे में काफ़ी धूल हो रही थी, खिड़कियाँ खुली हुई थी, पंखा मौजूद नहीं था। हालांकि मुकेश तो कहता था कि उसकी क्लास में एसी भी लगा हुआ है, कैमरे भी मौजूद हैं और बड़ा सा वाइट बोर्ड भी है। मुझे अब घबराहट होने लगी थी। इस कमरे में बहुत शोर हो रहा था। कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, कुछ एक दूसरे पर कागज उड़ा रहे थे और कुछ तो एक दूसरे से गालियां देकर बात कर रहे थे। मुझे यहाँ का माहौल बहुत अजीब लग रहा था। मुकेश झूठ बोलता था। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल घूम रहे थे। उसी पल कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी थी। मैंने हड़बड़ाकर उस तरफ देखा था तो सामने एक सेहतमंद आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी तोंद उसकी पैंट से भी बाहर जा रही थी। मुंह में गुटका था और आंखों में सुरमा लगाए हुए था। वो इंसान अंदर दाखिल हुआ था। उन्हें देखते ही सब बच्चे खड़े हो गए थे। मैंने भी फौरन उनको देखकर खड़ा होना ही बेहतर समझा था, जब अचानक मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, अनिकेत बाहर आ जाओ, तुम्हारा मैं सबसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, फिर तुम जाकर अपने ताऊजी को बताना, ठीक है? मैं हिचकिचाता हुआ उनके पास पहुंच गया था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और सब बच्चों को देखते हुए बोले कि ये एक बड़े बिजनेसमैन का भतीजा है, मेरे स्कूल के लिए काफ़ी डोनेशन दिया है। सारे बच्चे इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना, कोई भी इस बच्चे को परेशान नहीं करेगा। और हाँ, इसके साथ अच्छी अच्छी बातें करना और पिछला सिलेबस इसको दे देना, अगर किसी के पास भी मौजूद है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये अमीर पिता की औलाद बिना पढ़े भी पास हो जाती है। उनकी बातें सुनकर तो मुझे हैरानी हुई थी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और विश्वास ना करते हुए बोल पड़ा था, सर, बिना पढ़े पास कैसे हो सकते हैं? मुकेश तो बहुत पढ़ता है, उसके बाद भी अच्छे नंबर उसे नहीं मिलते हैं। मेरी बात सुनकर टीचर हंसने लगा था और मुझे देखते हुए बोला, बहुत जल्द तुम्हें मेरी बात का मतलब समझ आ जाएगा। तुम्हें पीछे बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम दरी के सबसे अलग वाले हिस्से पर बैठो। आखिर को तुम हमारे डोनर के भतीजे हो, तुम्हें तो इज्जत देनी ही पड़ेगी। मुझे उनकी ये बातें बहुत अजीब लग रही थी। आखिर ये डोनेशन क्या होता है, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पैसों की हैसियत से किसी को इज्जत देना मेरी समझ से बाहर था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उनके पीरियड में बिल्कुल खामोशी थी। शायद वो बहुत ही सख्त व्यवहार वाले टीचर थे। सारे बच्चे उनसे काफ़ी डरे हुए थे और उनकी नज़रों में भी डर साफ नज़र आ रहा था। लेकिन उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं किया था। उनका लेक्चर लगभग आधे घंटे बाद ख़त्म हो गया था और फिर एक नए टीचर आ गए थे। उन्होंने भी मेरा इंट्रोडक्शन कुछ इसी तरह से करवाया था। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं खामोश रहा था और कहीं न कहीं मेरे दिल में एक सुकून भी था कि अगर ये सरकारी स्कूल है, तो कम से कम यहाँ के लोग मुझे जानते हैं कि यहाँ मुझे परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ पर कुछ साए बुरे थे, तो कहीं न कहीं वो अच्छे भी थे। शायद उन्हें इस बात का एहसास था कि मैं ताऊ के किसी भाई की औलाद हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था। मुझे सिर्फ 1 हफ्ता लगा था और मैं स्कूल की व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ गया था। पहला पीरियड मेरे लिए बहुत आसान साबित हुआ था। स्कूल जाने से पहले मैं मुकेश की किताबों से छुप छुप कर पढ़ता था। यही वजह थी
कि यहाँ आने के बाद मुझे सब आसान लगने लगा था। शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मैंने मुकेश की किताबों को इंग्लिश में पढ़ा था और यहाँ सब कुछ हिंदी में होता था। सरकारी स्कूल बड़े स्कूलों के मुकाबले चलते तो हैं, मतलब जब हमारी परीक्षा हो रही होती है, तब मुकेश की भी परीक्षा हो रही होती है और हम दोनों का एक ही साथ ही रिजल्ट आया था। वो दूसरी क्लास का स्टूडेंट था और मैं पहली क्लास का था। हम दोनों का जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन घर में कोहराम मच गया था। मैंने पहली बार स्कूल जाकर भी पूरे स्कूल में टॉप किया था और मुकेश ने सिर्फ और सिर्फ 10वीं रैंक हासिल की थी। भावना ताई जी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। मुकेश को खूब डांट पड़ी थी। उसके कई गुना ज्यादा क्लास मेरी लगी थी कि तुम इतने अच्छे नंबर लेकर पास कैसे हो गए हो। जो भी इंसान उनसे फोन करके मेरे रिजल्ट के बारे में पूछता था, तो वो जानबूझकर मेरी बुराइयां करती थी और वहीं अपने बेटे की लाचारी की गवाही देती थी कि मेरा बेटा बीमार था, इस वजह से उसके नंबर कम आए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बीमार तो मैं था। मुझे अचानक ही एग्जाम्स के करीब बुखार आ गया था। इसी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि मैं तबीयत खराब होने से पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। इसलिए मुझे आखिरी मौके पर बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजरता जा रहा था। अब पहली कक्षा से हम दोनों 8वीं कक्षा तक पहुंच गए थे। मुकेश का करियर सेट था। वो हाई स्कूल के बाद लंदन में डॉक्टर बनने जा रहा था और मैं दिल्ली शहर में जाकर दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था। वहाँ पर मेरी मासी रहती थी। ताऊ जी ने मेरी सेटिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि ताई जी तो मुझे एकांत भी पसंद नहीं कर रही थी। उनके लिए मुझे बर्दाश्त करना अब समय के साथ साथ मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन मैं ही जानता था कि मेरी 8वीं कक्षा मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। आज एक मामूली सा ही दिन था। मैं सारी सारी रात कमरे में बैठकर पढ़ाई करता रहता था और सोता भी नहीं था। मैंने अपनी नींद कुर्बान कर दी थी, अपना सुकून कुर्बान कर दिया था और सिर्फ पढ़ाई में मन लगाया था, क्योंकि मुझे अपना रिकॉर्ड कायम रखना था। अभी मुझे कुछ ही देर हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरा कजिन मुकेश अंदर दाखिल हुआ था। उसे देखकर मैंने नाक मुंह नहीं बनाया था। ये उन लोगों का ही घर था। मैं तो यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अंदर दाखिल होते ही वो मुझे देखकर कहने लगा, देखा, तुमने भी साइंस ही लिया है और मैंने भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम मुझे समझ सकते हो। मम्मी मुझे तुम्हारे पास नहीं आने देती, लेकिन मुझे पता है तुम ज्यादा अच्छी तरह से मुझे समझा सकते हो। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया था और उसको देखते हुए बोला, देखो, तुम पहले ताई जी से इजाज़त ले लो, उसके बाद ही मैं तुम्हें समझा दूंगा, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करेंगी। मुझे पता है, उन्हें हर बात पर गुस्सा आ जाता है। तुम्हारा मेरे पास खड़ा होना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। मेरी बात सुनकर वो मेरे करीब ही बैठ गया था और बोला, प्लीज़ अनिकेत यार, भाई समझा करो बात को, तुम मुझे पढ़ा दो ना, मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझा सकता। अगर इस बार भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, तो मम्मी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे मोबाइल फ़ोन दिलाएंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर खामोश रहा था और फिर राजी हो गया था। जो भी था, हम दोनों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। वो तो ताई जी हम दोनों को एक दूसरे से दूर रखती थी। मैं उसको धीरे धीरे पढ़ाई के बारे में समझाने लगा था, जबकि वो भी बड़े ध्यान से मेरी बात को समझ रहा था। अभी हम दोनों को पढ़ते हुए कुछ देर ही गुजरी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और ताई जी अंदर दाखिल हुई थी। वो हम दोनों को एक साथ देखकर चौंक गई थी, जबकि हम भी उनको देखकर डर गए थे। वो हमें देखते ही बोली, मुझे तुम पर पहले ही शक था कि तुम मेरे बेटे को बहका रहे हो, लेकिन आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे के अच्छे मार्क्स नहीं आते। इस घर में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। तुम एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हो, मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ता है। तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला। तुम ही मेरे बेटे को पढ़ाने के बहाने उसे गलत गलत आंसर समझाते हो, जिसकी वजह से वो तुम्हारी बात मानकर एग्जाम्स में गलत गलत लिख कर आता है। उनकी बात सुनकर मुकेश खड़ा हो गया था और अपनी मम्मी को देखते हुए बोला, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अनिकेत मुझे गलत नहीं पढ़ाता, बल्कि वो तो हर बार मेरी मदद करता है और उसकी वजह से ही मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाता हूँ। मम्मी, मेरा साइंस का पेपर है और अनिकेत की साइंस बहुत अच्छी है। हालांकि वो मुझसे एक क्लास पीछे है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मैं बस उससे साइंस के ही कुछ फॉर्मूले समझ रहा था।
आज से पहले भी उसने कई बार मेरी मदद की है। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी जब अचानक ताई जी ने उसकी कलाई थामकर उसे अपने पीछे कर लिया था और उसको आंखें दिखाते हुए बोली, तुम बिल्कुल खामोश रहो। तुम अपने पिता के सामने वही बोलोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। और तुम, उन्होंने मेरी तरफ उंगली दिखाकर इशारा किया और बोली, तुम तो अपना सामान पैक कर लो। हाई स्कूल की बात नहीं, बल्कि तुम अभी मेरे घर से जाओगे। मैं तुम्हें अपने घर में अब और नहीं रहने दूंगी। ये कहते ही वो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मेरे साथ ये क्या हो रहा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और ताऊ जी अंदर आए थे। मैं कुछ समझता जब उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मार दिया था और वो मेरे कान ज़ोर से मरोड़ते हुए बोले, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मुकेश से दूर रहा करो। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है अनिकेत? तुम क्यों बेवजह अपने लिए मुसीबत खड़ी कर देते हो? और अभी भी तुमने ऐसा ही किया है। अब तुम अपना सामान पैक कर लो। मैं आज के आज ही तुम्हें दिल्ली भेज देता हूँ। अब तुम हाई स्कूल भी वहीं करोगे। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेवजह मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। अगर मैं तुम्हें बचपन में ही किसी अनाथ आश्रम में फेंक देता तो आज मेरे सर पर यह मुसीबत ना सवार हुई होती। ताऊ जी की बात सुनकर मैंने उनके पांव पकड़ लिए थे और रोते हुए कहने लगा, ताऊ जी ऐसा मत कीजिए। हाई स्कूल तक मुझे कहीं जाने मत दीजिए। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं दिल्ली चला गया तो मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। प्लीज़ ताऊ जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने मुकेश को नहीं बुलाया था, वो खुद ही मेरे कमरे में आ गया था और कहने लगा कि तुम मुझे कुछ फॉर्मूले समझा दो। मैंने तो उसे मना भी किया था कि मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हूँ और ताई जी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। मगर उसने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम मेरी मदद कर दो। लेकिन तभी कमरे में ताई जी आ गईं और उन्होंने बात को गलत समझ लिया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मुकेश से जाकर खुद पूछ लीजिए। मेरे रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ें बाहर तक जा रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुकेश अंदर दाखिल हुआ था। उसके पीछे ही उसकी माँ भी अंदर आई थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था और अपने पिता की आंखों में देखते हुए बोला, पापा, अगर आज अनिकेत इस घर से गया तो याद रखना, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। मैं बोर्डिंग स्कूल में चला जाऊँगा और आप लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करूँगा। आप लोग मेरी वजह से अनिकेत को तकलीफ नहीं दे सकते। उसने मुझे मना किया था और ये मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहता था। मैंने ही इसे फोर्स किया था। आप दोनों चाहते हैं कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, तभी मैं मेहनत कर भी रहा था कि मैं किसी भी तरह अच्छे नंबर हासिल कर सकूं। लेकिन आप लोगों को इज्जत रास ही नहीं है। अगर आप अनिकेत को इस घर से निकाल रहे हैं तो फिर मुझे भी निकाल दीजिए, क्योंकि जुर्म में तो हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। तो फिर सजा सिर्फ अनिकेत को ही क्यों मिले? मुकेश बेहद गुस्से में था। वो कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसका चेहरा लाल हो चुका था, जबकि मैं तो खामोशी से एक तरफ खड़ा हुआ था और उनका तमाशा देख रहा था। कुछ लम्हे के बाद ताई जी मुझे देखते हुए कहने लगी कि ये सारी पट्टियां इसी ने मेरे बेटे को पढ़ाई हैं। तुमने खूब जादू किया है मेरे बेटे पर। तुम्हें तो मैं एक दिन अच्छे से पूछूंगी। चलो मुकेश, कोई कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारा चहीता अनिकेत भी कहीं नहीं जा रहा। लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुन लो, अगर तुम दोनों साथ खड़े हुए भी नजर आए तो मैं इस अनिकेत को जान से मार दूंगी। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। इतना कहकर वो पांव पटकते हुए वहां से चली गई थी, जबकि उनके पीछे ताऊ जी भी चले गए थे। मुकेश मेरी तरफ मुड़ा था और अपने कान पकड़कर कहने लगा कि यार, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। प्लीज यार, माफ कर दो। मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में फंस गए। बस साइंस के फॉर्मूले में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए तुम्हारे पास आया था। मुकेश की बात सुनकर मैं कुछ लम्हे खामोश रहा था और फिर कुछ सोचकर बोला, शाम के समय तुम पार्क जाते हो ना? उसने हाँ में सर हिला दिया था। मैंने कहा, तो फिर मैं भी आज से पार्क चला जाया करूँगा। तुम वहीं आ जाना। मैं तुम्हें समझा दिया करूँगा, क्योंकि यहाँ रहते हुए पढ़ाई करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। मेरी बात सुनकर मुकेश बोला, यार, तुम किस मिट्टी के बने हो? इस तमाशे के बाद भी तुम मुझे पढ़ाना चाहते हो? मैंने सर हाँ में हिला दिया था और उसको देखते हुए बोला, जो इंसान मेरी खातिर अपने माता पिता के सामने खड़ा हो सकता है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हम दोनों में कौन सा खानदानी दुश्मनी है? हम तो बस तुम्हारे माता पिता की वजह से बात नहीं करते।
वरना हमारे संबंध तो अच्छे ही हैं। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ थाम लिया था और मुझे देखते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। 5 बजे तक मैं पार्क चला जाऊंगा। तुम उससे पहले यहाँ से निकल जाना। मैंने सर हिला दिया था। वो भी कमरे से बाहर चला गया था। मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट भी हुई थी, क्योंकि जो फैसला मैंने लिया है वो ठीक है या नहीं। अगर इस बारे में ताई जी को पता चल गया तो वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी, बल्कि बहुत बातें सुनाएंगी। फिलहाल मैं खामोशी से अपनी पढ़ाई में मगन हो गया था। समय गुजरता जा रहा था। अगले दिन मैं खामोशी से पार्क चला गया था और थोड़ी देर बाद ही वो भी अपनी किताबें लेकर पहुंच गया था और हम दोनों एक तरफ बैठकर पढ़ने लगे थे। लगभग आधा घंटा मैंने उसको साइंस के फॉर्मूले समझाए थे और फिर हम अलग अलग टाइम पर घर पहुंच चुके थे, ताकि ताई जी को बिल्कुल भी शक न हो। वैसे तो उनको शक नहीं हुआ था। हमने इस तरह लगभग पूरे 1 महीना पढ़ाई की थी। वो साइंस में काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन मैं बचपन से ही दिमाग का बहुत तेज़ था। वक्त गुजरता जा रहा था। 8th क्लास में भी मैंने मामूल के मुताबिक टॉप किया था और मुकेश अभी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था, लेकिन साइंस में उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे। फेल होने की वजह से 9th क्लास उसने दोबारा पढ़ी थी और अब मैं 9th क्लास में चला गया था। मगर मेरे लिए बहुत मुश्किलें पैदा हुई थी। ताई जी अब मुझे स्कूल से हटा देना चाहती थी। उनका कहना था कि मेरा बेटा इससे आगे रहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला ही आपको इतना सब कुछ दे रहा है तो कोई नहीं रोक सकता। ताऊ जी ने उनकी इस बार एक बात नहीं मानी थी और मुझे स्कूल से नहीं हटाया था। मैं भी 9वीं क्लास के एग्जाम में अपने जिले में टॉप कर चुका था। जिंदगी मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊंचाइयों पर लेकर जाती जा रही थी। 10वीं कक्षा में भी मैंने टॉप किया था, जबकि उनका बेटा 9वीं कक्षा में भी फेल हो गया था और वहीं का वहीं रह गया था। फिर 1 साल मुझसे पीछे होने के बाद भी वो अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ था। 10वीं कक्षा पूरी होने के बाद मुझे दिल्ली शहर अपनी मासी जी के घर भेज दिया गया था। ताई जी ने बहुत जोर लगाया था कि मैं किसी मजदूरी की दुकान पर लग जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ऊपर वाले का एहसान था, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। मैं अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ाई कर सकता था। ये स्कॉलरशिप मेरे स्कूल वालों ने दी थी, क्योंकि मैंने शुरू में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक पूरे स्कूल में टॉप ही किया था। ऊपर वाले ने मेरे दिमाग को बहुत ही बेहतरीन बनाया था। मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती थी। हालांकि घर में मुझे काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मेरी मासी की भी अपनी फैमिली थी, लेकिन फिर भी मेरी मासी मुझे प्यार करती थी, टाइम पर खाना दिया करती थी, बेवजह मुझ पर चिल्लाती नहीं थी और बेवजह अपने बच्चों के साथ बैठने से मुझे रोकती भी नहीं थी। इंटर के बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था, जबकि ताऊ जी के ज़रिए मुझे पता चला था कि उनका बेटा लंदन जा चुका है। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए चाहत पैदा हुई थी कि मैं एक बार उससे बात करूं, उससे पूछूं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा इंटर तक का सफ़र कैसा रहा, अब तुम लंदन में क्या कर रहे हो। लेकिन उसकी माँ की सख्तियाँ और उनके बुरे व्यवहार की वजह से मैंने मुकेश से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। बस अब मैं अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता था। दिल्ली आने के बाद ताऊ जी सिर्फ मेरे पास 2 बार ही आए थे और उन्होंने मुझे पूरी तरह से पैसे ज़रूर भेजे थे कि तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इसलिए वो हर महीना मुझे 20,000 रुपये भेज देते थे। उनके लिए 20,000 तो बहुत मामूली सी बात थी। इसके अलावा मैंने भी अपनी एक जॉब शुरू कर दी थी। मैं पार्ट टाइम जॉब किया करता था, ताकि अपनी ज़रूरत का खर्चा निकाल सकूं और मासी को भी कुछ पैसे दे सकूं। अब मैं उनके घर पर रह रहा था, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उन लोगों के साथ मिलकर कुछ ज़रूर करूं। वक्त अपनी रफ्तार के साथ चलता जा रहा था। मुकेश अपने ज़िंदगी में मगन हो गया था और मैं भी अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुका था। मैंने यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला कर लिया था। इस बार मैंने ना तो मासी को इस बारे में बताया था और ना ही ताया जी को अपने फैसले के बारे में बताया था। ये फैसला मेरा अपना था। जिंदगी के इतने मुकाम पर आकर मैंने खुद को अकेला पाया था, इसलिए बेहतर था कि अपना ये फैसला भी मैं खुद ही कर लूं। आज मेरी परीक्षा थी। मुझे डर महसूस हो रहा था, लेकिन मैं क्या करता। फैसला जब ले लिया था तो मैं पीछे नहीं हट सकता था। एग्जाम हॉल पहुंचकर मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी। ताई जी के ताने कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम सारी जिंदगी जलील होकर ही गुजार दोगे, और उनकी छटी हुई नजरें और फिर मुकेश के साथ सारी जिंदगी जोड़ लगाना मुझे हमेशा ही तकलीफ देता आया था। मैंने गहरी सांस ली थी और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया था। डेस्क पर बैठकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी,
लेकिन जब एग्ज़ाम पेपर पर मेरी नज़र गई तो मुझे धीरे-धीरे सुकून मिलने लगा था, क्योंकि हर सवाल मुझे आता था। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर लिखना शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे मेरा पेन चल रहा था, मेरे दिमाग की बत्तियाँ रोशन होती जा रही थीं। मेरी परीक्षा 3 घंटे की थी, जो लगभग मैंने ढाई घंटे में ही पूरी कर ली थी। लेकिन मैं टीचर के हाथ में एग्ज़ाम कॉपी नहीं थमाई थी। पूरे 3 घंटे में मैंने अपनी परीक्षा की कॉपी अपने हाथ में रखी थी और फिर टीचर को दे दिया था। मुझे विश्वास हो गया था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन यूपीएससी के बारे में मैंने सुन रखा था कि इंसान कभी भी जल्द कामयाब नहीं होता, उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरा रिजल्ट पूरे 2 महीने के बाद आया था। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी मासी के छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, जब मेरा कजिन मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ था और मुझे देखते हुए बोला कि क्या हो रहा है कमिश्नर साहब, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। वो मेरे करीब बैठा था और अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, देख लो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हो। तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा आज कमिश्नर की पोस्ट पर पहुंच गया। ऐसा लगता था जैसे मेरे आसपास सब कुछ घूम रहा हो। मैं उसको सिर्फ और सिर्फ विश्वास ना करती हुई नज़रों से देख रहा था। उसने जब मेरे हाथ में मोबाइल थमाया और मेरी नज़रें स्क्रीन पर गईं तो मैं दंग रह गया था। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। मुझे सच में असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया था। मैंने फौरन मंदिर में जाकर पहले भगवान जी के दर्शन किए और फिर उसके बाद उनका शुक्रिया अदा किया था। मेरी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहा था। दिल की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि एक लम्हे के लिए मैंने अपने दिल को भी थाम लिया था। मेरा कजिन मेरे गले लगते हुए बोला, भाई, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तुम अब अपना हिस्सा अपने ताऊजी से मांगो। तुम्हारे पिता की जायदाद, उनका पैसा, उनका कारोबार, सब कुछ वापस ले लो। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है। अपने बेटे मुकेश को उन्होंने हायर स्टडी के लिए लंदन भेज दिया और तुम्हें धक्के खाने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ाया। तुम सब चीज़ों का हिसाब लो। मैंने फिलहाल तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ समय लगा था और मेरे सारे काम पूरे हो गए थे। मुझे नौकरी भी मिल चुकी थी और बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिली थी, इसलिए मैं सुकून से था। आज मामूली जैसा ही दिन था। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था जब ताऊ जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम परसों आ जाना, मुकेश लंदन से डॉक्टर बनकर लौट रहा है। मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तुम भी आ जाना। तुम्हारी ताई जी ने कहा है कि वो सबसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हैं। मेरे ताऊ जी को अभी तक ये बात पता नहीं थी कि मैं अब एक असिस्टेंट कमिश्नर बन गया हूँ। मैंने सिर्फ हाँ बोल दिया था और फ़ोन काट दिया था। मेरी मासी और उनके बच्चे मुझे हर बार बोलते थे कि तुम अपने ताऊ जी से जाकर अपना हिस्सा ले लो। तुम आसानी से अपना हिस्सा अपने हाथ से जाने कैसे दे सकते हो? जबकि मैं हमेशा सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता था। समय की रफ्तार चलती जा रही थी। परसों के समय मैं सुबह ही अपने ताऊजी के घर के लिए रवाना हो गया था। मेरी बत्तियों वाली गाड़ियां एक साथ उनके घर के दरवाजे पर जाकर रुकी थी। चौकीदार और ताऊजी टेंशन में आ गए थे। उन्हें लगा था कि कोई बड़ा ऑफिसर वगैरह आया है। लेकिन जब मेरे नीचे काम करने वाले सिपाहियों ने दरवाज़ा खोला और मैं नीचे उतरा तो चौकीदार और गार्ड्स हैरान रह गए थे। मैं बिना लिहाज भुलाए चौकीदार अंकल के गले लग गया था, जबकि कुछ लम्हे वो बिल्कुल दंग खड़े रह गए थे। वो कुछ कहते इससे पहले ही मैं मुस्कुराकर बोला कि आपका बच्चा असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका है। मेरी मेहनत रंग ले आई है और आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं। वो मेरी बात सुनकर एकदम से रो पड़े थे और मुझे दोबारा से गले लगा लिया था। मेरे लिए उन्होंने भी बहुत सारी बातें सुनी थी, मगर कभी उफ तक नहीं बोला था। मैं अब अंदर की तरफ बढ़ा था। मैंने दरवाजे पर कदम रखा ही था जब ताई जी की आवाज़ मेरे कान से टकराई थी। वो कह रही थी कि मेरा बेटा मुकेश तो डॉक्टर बन गया, लंदन से पढ़कर आ रहा है, कोई मामूली बात नहीं है। और वो अनिकेत, उसको तो मैंने कितना चाहा था कि वो भी अच्छी शिक्षा हासिल कर ले, लेकिन निकम्मा सारे जहाँ का, अब कोई मजदूरी कर रहा है। हालांकि उसके ताऊजी ने तो उससे कहा भी था कि वो उसके साथ काम कर ले, कोई मजदूरी ही कर ले, लेकिन उसके तो नखरे ही बहुत थे। हमें क्या, मुझे तो बस मेरे बेटे की फिक्र है, थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। हाँ, थोड़ा परेशान था, पता नहीं क्या बोल रहा था, अब आएगा तो पता चल जाएगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो फूलों की बरसात हुई थी। मैंने मुस्कुराकर सबको नमस्ते किया था। वहां पर मौजूद सारे मेहमान थम गए थे। ताई जी गुस्से से मेरे पास आई थी, लेकिन मेरा यूनिफॉर्म और मुझे देखकर
लम्हे भर के लिए हैरान रह गई थी। उसी पल घर के अंदर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजी थी। हम सब बाहर की तरफ ध्यान देने लगे थे। गाड़ी से मुकेश उतरा था और ताऊजी भी उसके साथ ही उतरे थे। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा था। करीब जाकर पता चला था कि मुकेश ने एयरपोर्ट पर एक लड़की को छेड़ दिया है। यहाँ पर उसकी माँ से उसकी मुलाकात करवाकर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा तो सारे ऑफिसर ने मुझे सैल्यूट किया था। सारे ही लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे। वो ऑफिसर मेरा जानने वाला था। मेरे बात करने पर वो राजी हो गया था और मुकेश की हथकड़ियां खोलकर चला गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही मुकेश खुशी से हिचकते हुए मेरे गले लग गया था और मुझे देखते हुए बोला कि तुम ऑफिसर बन गए हो। मैंने नहीं में सर हिला दिया था और उसको देखते हुए बोला कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गया हूँ, तुम डॉक्टर बन गए हो। उसने नहीं में सर हिलाया था और मुझे देखते हुए बोला, तुम जानते हो ना कि मैं पढ़ाई में कितना कमज़ोर हूँ। हाँ, बस एक छोटी मोटी नौकरी कर ली थी, यहाँ आ गया हूँ तो पापा की फैक्ट्रियाँ संभाल लूँगा। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने पलटकर ताई जी को देखा था। वो गुस्से से अपने बेटे की तरफ चीख पड़ी थी और उसके सीने पर थप्पड़ मारकर बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो डॉक्टर बन गए थे, तुमने मुझसे कहा था। जबकि वो उनको गले लगाते हुए बोला कि नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बन जाना इतना आसान नहीं होता और मैं अनिकेत की तरह इतना काबिल नहीं हूँ। जबकि मैं एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस दिया था और उन तीनों को देखते हुए बोला कि ऊपर वाला हमेशा आप लोगों को खुश रखे। मैं चाहूँ तो आपसे अपना हिस्सा मांग सकता हूँ, लेकिन मैं आज आप पर अपने पिता का सारा पैसा माफ करके जा रहा हूँ। अगर आप मुझे सरकारी स्कूल में नहीं लगाते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा। मैं जिस हाल में हूँ, जैसा मेरा भाग्य है, मैं खुश हूँ। और ताई जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अगर मुझे ताने नहीं देती तो आज मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। इतना कहकर मैं वहाँ ठहरा नहीं था, बल्कि वहाँ से निकल गया था। बाहर आते ही मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खुला था और मेरे साथ मौजूद सारी गाड़ियाँ एक के बाद एक आगे बढ़ती चली गई थी। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा है, कभी भी शिकायत करने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो आपके पास है उसी में खुश रहकर अपना भविष्य बनाना चाहिए। अगर आपके भाग्य में कामयाबी होगी तो आपको आपकी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।